अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिज़नेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं ये गज़म्फर भाई। पहले भी हमने इनसे कुछ वीडियो शूट की थी जिससे हमने इनसे काफ फार्मिंग के रिलेटेड मालूमात ली थी। पीछे ये काफ का शेड भी बनाया हुआ है, यानी बछड़ा फार्मिंग के मुतल्लिक़ इन्होंने बहुत सारी मालूमात दी थी और मुख्तलिफ एपिसोड बने हुए हैं। वो अगर आप देखना चाहें तो ये ऊपर लिंक आ रहा होगा, इस पर क्लिक करके आप पहले एपिसोड भी देख सकते हैं। तो आज हम मालूमात लेंगे इनसे ये बैफलो के मुतल्लिक़, यानी भैंसों के मुतल्लिक़ कि ये फार्मिंग कैसी रही और कैसे इन्हें शौक़ पड़ा इसका। अस्सलाम वालेकुम गज़म्फर भाई। अच्छा गज़म्फर भाई, पहले तो मुझे ये बता दें कि पहले आपका काफ फार्मिंग यानी बछड़ा फार्मिंग चल रही थी और फिर आपने ये साथ में ये भी बैफलो भी शुरू की है, इसकी वजह क्या बनी? भाई असल में बस ये इसलिए शुरू किया है कि वो तो चल ही रही है, यहाँ से जो इसका प्रॉफिट आएगा मैं उस पर लगाऊंगा, ठीक है ना। इसी बिज़नेस से निकाल के इनके दूसरा बिज़नेस, अगर मैं बाहर से कोई दूसरे बिज़नेस से पैसे इस पे इन्वेस्ट करता हूँ तो यकीनन वो थोड़ा सा जो है ना वो मुश्किल होता है, ठीक है। अगर मैं इसी बिज़नेस से पैसे निकाल लूँ और इसी बिज़नेस पे लगा लूँ साथ ही, तो वो ज़रा मैनेज करना ईजी हो जाता है। इस वजह से मैंने फिर ये जो थोड़ी सी पैसे ले आया हूँ, यहाँ से जो भी प्रॉफिट होगा वो मैं बछड़ा फार्मिंग में लगा लूँगा। जी फ्रेंड्स, बात आपको उम्मीद है समझ आ गई होगी। मज़ीद थोड़ी सी एक्सप्लेन कर देता हूँ कि देखिए, जब आप बछड़े लेके आते हैं, जितने लाख के भी आपके बछड़े आए, उसमें होता यह है कि आपको रकम कुछ रखना पड़ती है कि जिससे आप उनका चारा और दीगर फीड वगैरह देते रहें उनको। वो रकम एक किस्म की बाउंड पड़ी हुई है, उसको आप किसी और इस्तेमाल में नहीं लाएंगे। और अगर किसी और इस्तेमाल में ले आते हैं तो उससे ये होता है कि निकालना फिर मुश्किल हो जाता है किसी और काम से। तो इसलिए अगर आप साथ भैंसें रख लेते हैं तो भैंसों से ये फ़ायदा होगा कि ये साथ के साथ दूध आप रोज़ाना बेचते रहेंगे और जो इससे इनकम आएगी वही आप उनके चारा पे और उनकी फीड वगैरह पे खर्च करके एक अच्छे अंदाज में उसको रन कर सकते हैं। तो जी गज़म्फर भाई, कितनी भैंसें आप लेके आए? भाई 6 भैंसें हैं मेरे पास अभी और एक गाय है। जी, क्या समझते हैं इससे उनका सारा सर्किट चलेगा? सारा सर्किट चल तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी ये है कि कुछ ना कुछ हो जाता है। प्लस अभी मेरा माइंड है कि मैं कोई 6-7 और लेके आऊँ, तकरीबन 14-15 जो है ना भैंसें, या 1-2 और गाय ले आऊँ, तो वो मैंने अभी करना है। अभी थोड़ी सी ठंड थी, आपको पता है लेबर की प्रॉब्लम होती है, इस वजह से अभी ये थोड़ी लेके आया हूँ। 6-7 और लेके आऊँगा इंशाल्लाह नियर फ्यूचर में। अच्छा गज़म्फर भाई, ये बताइएगा कि ये सबसे पहले कि ये तो आपकी दीवारें ऑलरेडी कुछ बनी हुई थी, पहले जितना भी खर्चा हुआ वो एक साइड पे छोड़े। अब जब आपने भैंसों का शुरू किया है, ये कुछ शेड आपने बढ़ाया है, ये शेड लगाया है, इस पे आपका कितना खर्चा आया है? ये शेड लगाने पे, शेड का पहले बता दें, और फिर ये थोड़ी थोड़ी दीवारें जो बड़ी की हैं, वो वाली दीवार बड़ी की है और ये खुरली बनाई है, इस पर कितना कितना खर्चा आया? भाई इसमें शेड बनाया है, ये खुरली बनाई है, प्लस मैंने उधर भी जितना भी सोलिंग है वो किया है, ठीक है ना। नीचे पहले सोलिंग नहीं था और वहाँ पे भी खुरली नहीं बनाई है, ठीक है। तो ये भी दीवार बनाई है, वो भी दीवार थोड़ी सी ऊंची की है। ये सारा डाल के एग्जैक्टली तो नहीं, लेकिन मेरा ख्याल है 8 से 10 लाख तक जो है ना मेरी ये कास्ट आई है सारा मिला के। ये बताता चलूँ कि वो पहले जो बछड़ा फार्म है उसके नीचे इन्होंने सारी सोलिंग की है, यानी टाइल लगी है या वो ईंट लगाई है, तो इसलिए ये टोटल बता रहे हैं कि 8 से 10 लाख। अच्छा, यहाँ पे एक और बात बताता चलूँ कि कुछ इलाके ऐसे हैं कि जहाँ पे इतना खर्चा नहीं होता, तो वो दोस्त फिर कमेंट कर रहे होते हैं कि देखें जी ये ज़्यादा बताया जा रहा है। देखिए, हमारा जो इलाका है ये डस्का के एरिया, डस्का सियालकोट का, यहाँ पे ईंट जो है 1000 ईंट 10,000 से 11,000 रुपये तक इसका रेट चला गया था। अभी फिर कुछ डाउन हो रहा है और कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे 4500 में 1000 ईंट मिल जाती है, तो इस वजह से रेट में काफ़ी डिफरेंस आ जाता है। और दूसरा ये है कि यहाँ पे मिस्त्री की एक दिन की जो दिहाड़ी है वो 1300 से 1500 रुपया चल रही है, जबकि बाज़ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पे 700 रुपया चल रही है, इस वजह से ये फ़र्क पड़ जाता है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि ये भैंसें कितने कितने के लेके आए हैं? 1 बाई 1 अगर बता सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। 1 बाई 1 भाई ये आई है एक 70 की, जी, ठीक है। ये एक 60 की आई है, ये जो बैठी हुई है, बिल्कुल हाँ। ये वाली जो है वो 185 की है, 1,85,000, ठीक है। और जो वो फर्स्ट वन वाली है दूसरी, वो आई है एक 55 की है और ये 220 की है, ठीक है ना, ये 7 वाली। और ये जो इससे 7 वाली ये 160 की है और जो गाय है वो 1.5 लाख की है ये। तो जी फ्रेंड्स, 1 बाई 1 इन्होंने रेट बता दिए हैं। तो टोटल यानी ये 6 भैंसें और एक गाय, ये इनको मिली हैं 12 लाख की। 12 लाख की ये पड़ी। और कंस्ट्रक्शन में चूँकि पहले उस तरफ का भी हमने साथ में ला लिया है, एक नॉर्मली आप अपने हिसाब से कर सकते हैं यार, आप 4-5 लाख में एक छोटा बना लें शेड, या ये डिपेंड करता है यार, इसको हम कुछ भी नहीं कह सकते कि आप कितना लगाएं। तो खैर अभी हम भैंसों की ही बात करते हैं। 12 लाख की भैंसें पड़ी हैं, अब इससे क्या आउटपुट हमें मिलेगा उसका हम हिसाब निकाल लेते हैं। अच्छा गज़म्फर भाई, ये बताइएगा कि आप रोज़ाना का कितना दूध तकरीबन दे रही हैं ये भैंसें?
तकरीबन 2 मन जो है ना ये भैंसें दूध दे रही हैं। अच्छा, एवरेज 2 मन दे रही हैं अभी। अभी ये कितने कितने माह हो गए इनको बच्चा दिए हुए? तकरीबन 2 माह, 2.5 माह, 2 माह, 1.5 माह, यही है, एवरेज 2 माह ही है सारी। तो यानी 2 मन दूध दे रही हैं? जी ये सारी भैंसें दूध दे रही हैं, गाय भी? जी बिल्कुल। तो 2 मन दूध हो रहा है, तो रेट क्या चल रहा है अभी यहाँ पे? रेट भाई 77 रुपीज़ है लीटर का, तो उस हिसाब से आई थिंक 3000 मन का पड़ता है। टोटल 2 मन का यानी 6000 रुपया रोज़ाना का बनता है, जिसमें से वंडा कितने का डालते हैं रोज़ाना? 600 का वंडा डाल ले। अच्छा, तो यानी बाकी इनके लिए एक बंदे की ज़रूरत है, ठीक है ना, लेबर। अच्छा, पहले तो हम ये हिसाब निकालते हैं कि जो पहले हमारे पास टोटल दूध की रकम हुई है उससे वनडे के निकाल के बकिया तकरीबन 5500 रुपया हमें रोज़ाना का बचता है पर डे। बिल्कुल, पर डे। और इसको अगर मंथ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनता है 165, यानी 1,65,000 रुपया महीने का तकरीबन इससे दूध का जो आना है, उसमें से वो वनडे वाले निकाल के। उसमें से अब बताइएगा कि मुलाजिम को कितनी तनख्वाह दे रहे हैं? 15,000 मुलाजिम का कर लें तो बाकी 1.5 लाख बच गया। तो इसमें आपका जो है ना चारा वगैरह वो भी ऑफ कोर्स डालना पड़ेगा। इसके लिए अगर 2 एकड़ हो, कोई भी चारा लगा हो, तो वो अनफ होता है। 2 एकड़ अपनी ज़मीन हो तो इतनी भैंस होगा, यानी 6 भैंसें और 1 गाय, ये काफ़ी हो सकता है इनको। तो अब वो चारे का हिसाब अब आप ही निकाल सकते हैं कि उसमें क्या होता है, ज़मीन का ठेका होता है और बीज लगाना वगैरह। अगर आपकी अपनी ज़मीन है तो फिर ही मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये काम करें, अगर नहीं है तो फिर आप शहर में और बहुत सारे काम है करने को, वो कर लें। तो खैर ये अगर निकाल लें वो भी चारे का, तो तकरीबन 1,30,000 तक कह सकते हैं कि बच सकते हैं। एवरेज 1 लाख आप कह सकते हैं, एवरेज 1,20,000 हो सकता है, 1,20, 1,25, 30। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जैसे इनके वो बछड़े हैं, बच्चे हैं, वो अभी कम नज़र आ रहे हैं, हालांकि ये तो 7 जानवर हैं, वो 4 हैं, इसके क्या वजह है? 3 भाई मर गए हैं रिसेंटली, ये 4-5 दिनों में। आपको पता है कि ठंड थी और बारिश भी थी, तो इस वजह से शायद उनको ठंड लग गई, जो भी है। तो रिसेंटली 5-7 दिन में ये 3 जो है ना हलाक हुए हैं, बाकी अभी हैं 4। बाकी अभी 4 हैं। चलें जी, अल्लाह ताला इनको उम्र दराज दे। अच्छा, अगर ये तैयार हो जाती हैं तो 1 साल का ये कट्टा जो है ये कितने में बिक जाता है? यही है 25-30 मैक्सिमम, 25-30 तक। 25-30 बाकी उनकी ये है कि अगर तो आपने उनको उनकी ग्रोथ करवाई है, यानी कि फीड यूज़ करके या उनका मिल्क पिला के उनको, ठीक है ना, तो फिर तो ये इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वैसे नॉर्मल जो इधर होता है वो यही है, 20-25-30 तक होते हैं 1 साल में इतने का हो जाता है। बिल्कुल। चलें जी, तो इसमें प्रॉब्लम्स क्या क्या आ सकती हैं इस फार्मिंग में? लेबर प्रॉब्लम वो तो कॉमन है तकरीबन इस काम में, यानी बछड़ा फार्म हो या ये भैंस फार्म हो, इसमें लेबर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। खुसूसन हमारे इलाके में, दीगर इलाकों में अगर चले जाएं जनूबी पंजाब की तरफ, तो वहाँ पे हो सकता है कि ना हो। यहाँ पे लेबर मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी तरफ से लाए जाते हैं यहाँ पे मुलाजिमीन, लेकिन वो भी ब्लैकमेल बहुत करते हैं कि अगर उनको थोड़ा भी झिड़का जाए तो वो गुस्से में आ जाते हैं, और इस तरह ये मसाइल आते हैं। अच्छा, अब ये बताइएगा कि आपने टोटल मुलाजिम कितने रखे हैं, यानी बछड़ा फार्म और इसको दोनों को मिला के? 2 रखे हुए हैं अभी, दोनों इसको हैंडल कर रहे हैं सर? तीसरा जो है वो पार्ट टाइम, जब भी ज़रूरत हो तो वो मेरे गांव के ही है, तो उनको मैं ले आता हूँ, वो कर देता है जो भी काम करना हो। अच्छा, भैंस में ये बताइएगा कि बीमारियाँ कौन कौन सी हैं आती हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक तो कोई नहीं आई और मुख्तलिफ बीमारियाँ आ सकती हैं, जिस तरह से गलगोटू है, दूसरा मुँह खुर है, कॉमन जो है बीमारियाँ। तो उनमें ये होता है कि अगर आप टाइम से वैक्सीनेशन इनकी करवाते रहें तो मेरा ख्याल है कि बीमारी नहीं आती। या इनको जो है ना इनके थनों में प्रॉब्लम आ सकती है। थनों में जिस तरह से दूध कम हो जाता है किसी एक थन में, तो वो प्रॉब्लम्स होती हैं, उनको भी मिनिमाइज़ किया जा सकता है अगर आप सही तरीके से इनको किसी डिटॉल से, इनके एक अच्छे सॉल्यूशन से आप इनको जब आप मिल्किंग करते हैं उसके बाद अगर साफ़ करते हैं तो यकीनन ये भी जो है ना मिटिगेट हो सकती हैं ये जो बीमारी है। अच्छा, ये बताइएगा, आपकी भैंसें तो बस पूरी सी हैं, लेकिन इनको भी आपने टैग लगाए हुए हैं, वो छोटे कटरों को भी टैग्स लगाए हुए हैं, इसकी क्या वजह है? भाई साथ तो है ना,
तो पता नहीं चलता था कि क्योंकि सबके बच्चे एक जैसे ही थे, ठीक है ना, तो पता नहीं चलता था किस भैंस का कौन सा बछड़ा है। तो फिर वो मैंने टैग लगा दिए, जो नंबर भैंस को दिया वही नंबर उसके बछड़े को दिया, ठीक है ना। तो इससे ज़रा फिर वो अच्छा, वो जो काफ्स हैं आपके पास बछड़े दूसरे, जी उनको भी टैग लगाए हैं या नहीं? मैंने नहीं, उनको टैग नहीं लगाए हुए। हालांकि उनको तो लगाने बनते हैं ना, कि वो पता तो चले कि अगर कोई नहीं बीमारी लगाएंगे, बस लगाएंगे, ज़रूर लगाएंगे, अभी जस्ट इन्हीं को लगाए हैं। अच्छा, अगर कोई भैंसें रखना चाह रहा है, इतना बस मामूली सा सेटअप बनाना चाह रहा है, इतनी 6-7 भैंसें हो जाएं, जो सऊदीया वाले भाई वापस आ रहे हैं तो वो ये काम शुरू करना चाह रहे हैं, तो आप क्या सजेस्ट करते हैं उनको, कोई मशवरे इस हवाले से देना चाहें? भाई अगर ये भी हो तो इतनी भैंसें हो तो मिनिमम जो है ना 1 लाख जो है ना प्रॉफिट आपको पर मंथ मिल सकती है, ठीक है ना। बाकी बात रही इन्वेस्टमेंट की, भाई इन्वेस्टमेंट तो जितनी है पास वही करनी है किसी ने, ठीक है। अगर मैं कर रहा हूँ, फ़र्ज़ करें मैंने इधर 50 लाख की है, फ़र्ज़ करें, ठीक है, सपोज़ 50 लाख की है, तो ठीक है। अगर ये बंदा ना भी इतनी करे, जितना काम मेरे पास फ़र्ज़ करे अभी 50 जो है ना वो बच रहे हैं, और ये 7 गायें हैं, ठीक है ना, भैंसें हैं, ठीक है। अगर इन पे मैं कम भी इन्वेस्टमेंट करता फार्म पे तो ये रह सकते थे, ऐसी तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो मैंने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा की है, एरिया मैंने ज़्यादा कवर किया है। अच्छा, मुझे ये खाली शेड का रेट बताइएगा, खाली शेड का ये जो ऊपर लगा हुआ है। ये जो खाली शेड है ये है तकरीबन 85 फीट जो है वो ये लंबा है, ठीक है, और 15 फीट ये चौड़ा है, ठीक है। सही। तो इस पे जो मेरा ऊपर शेड का जस्ट ऊपर जो ये लोहे का काम हुआ है, ये तकरीबन 2 लाख है। 2 लाख का इतने जो आपने एरिया बताया इसको कवर किया? जी बिल्कुल। और ये भी आप कम भी कर सकते हैं। सही। उसमें कम करने का तरीका ये है कि आप ये डिफरेंट गेज की होती हैं, ये जो ऊपर चादरें लगी हुई हैं, अगर आप इनसे फ़र्ज़ करें इससे कम गेज की करते हैं, ज़्यादा भी हो सकता है, ये खर्चा कम भी हो सकता है, वो आप पे डिपेंड कर। लेकिन मेरा जो लगा है इस पे 2 लाख लगा है। ये नीचे भी ईंटें लगाई हैं शायद? जी बिल्कुल, ईंटें लगाई हैं। जी, ये तो इन्होंने काफ़ी मजबूत काम बनाया है, ये आप पे डिपेंड करता है। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो चादर आपने ली है ये खुद तैयार की है या ये वाली खुद तैयार करवाई है? बैग थे मेरे पास, तो इधर बंदा एक सिलाई करता है, तो उससे मैंने करवाई है। कितने में तैयार हो गई हैं तकरीबन ये 5 रुपये लेते हैं एक बैग के। अच्छा, सिलाई के। ठीक हो गया। तो ये तो यानी नॉर्मल ही है, इतना ज़्यादा रेट नहीं पड़ा होगा इस पर। तो ये सर्दियों में इसको कवर करने के लिए हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये शेड पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। अच्छा जमफर भाई, ये फीड जो है ये आप अपनी डाल रहे हैं या जी बिल्कुल, फीड अपनी तैयार करके इनको डाल रहा हूँ। कितने में कौन कौन सी फीड इसमें मिक्स करते हैं जो इनको दूध के लिए डाली जाती है? क्योंकि फैटनिंग के लिए और है। बिल्कुल, फैटनिंग के लिए और है और इनके लिए और है, लेकिन ये तकरीबन जो है ना रेशो कम ज़्यादा की जाती है। इनके लिए जो प्रोटीन है वो ज़्यादा चाहिए एज़ कम्पेयर टू फैटनिंग वाले जानवरों से। तो इसमें यह है कि इसमें जो प्रोटीन वाली चीज़ें हैं वो ज़्यादा डालते हैं, एनर्जी वाली चीज़ें कम डालते हैं। और जो फैटनिंग वाले हैं उनमें एनर्जी वाली चीज़ें ज़्यादा डालनी होती है, प्रोटीन कम उनको रिक्वायर होती है, तो वो प्रोटीन कम उनके लिए डालना पड़ती है। तो बाकी एक दो और चीज़ है जो इनमें ज़्यादा डालते हैं, जिस तरह से ये वडेवे हो गए, ठीक है ना, वो है, प्लस इसमें पाम कर्नल हो गया। ये इसी तरह से बस आगे पीछे करके इनका जो है ना वो बनाया हुआ फार्मूला। जी दोस्तों, ਇਹ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਜ਼ੀਦ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। तो खैर ਤੁਹਾਨੂੰ दिखा दी गई है कि इतने जरा ना अपना फीड वगैरह तैयार करते हैं। तो जी फ्रेंड्स, अगर इस हवाले से आप हमारी पहली वीडियोस देखना चाहें तो ये ऊपर लिंक आ रहे हैं, इनमें से किसी पर भी क्लिक करके आप पहली वीडियोस देख सकते हैं। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।